What we mean by elasticity of scale is actually related to the returns to scale. In returns to scale, we have studied that when there will be the total increase in the amount of the inputs, or all the inputs there are scaled up or scaled down, then what will be the impact in the total amount of the output. So keeping in view now that returns to scale, we are going to measure the proportionate change in the output due to change in that scale. So proportionate change in the output y due to proportionate change in the scale is called the elasticity of scale. And if we show here, that is this change in y due to y will be equal to change in the output, and when it is divided by change in scale due to that will be proportionate change in scale. So when this change in y by y is divided by change in s by s, so we invert this and it comes like this, s by ds, and it is explained here. So proportionate change in the output due to change in the scale will be called the elasticity of scale. And coming to this, now we say that what is the basic significance for this? Actually, we want to assess here that either change in the inputs or the scaling has caused in the output change more than a certain point or less than that certain point, so that either that change or the scaling was feasible or it was beneficial. That एंटरप्रेन्योर वांट टू डिसाइड कि अगर वो अपने इनपुट्स की अमाउंट को इन्हांस कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तमाम को, तो क्या वाकई उससे उसके आउटपुट में कोई खातर ख्वाह इजाफा हुआ है, और या वो इजाफा उतना ही हुआ है जितनी कि उसकी लागत या उसके इनपुट्स के ऊपर हुआ है. तो एक तरह से तो अगर जितनी अमाउंट ऑफ इनपुट्स इंक्रीज करने से उतना ही आउटपुट में इजाफा हो जाए तो भी हम कहेंगे कि एटलीस्ट उसको लॉस नहीं हुआ. लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि तमाम इनपुट्स के ऊपर हम कहें कि स्केलिंग अप हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके जवाब में आउटपुट इन्हांस होने की बजाय डिक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर को तो बेशक एक चीज़ को देखना है, मीन उसकी लागत बढ़ रही है लेकिन उस लागत के जवाब में उसके आउटपुट में इजाफा नहीं हो रहा. लेकिन अगर ओवरऑल सोसाइटी के तौर पे हम देखें तो यहाँ पे भी हमें उसको ये देखना है एज ए प्लानिंग सेटअप पे कि क्योंकि जितने कैपिटल एंड रिसोर्सेज वो एंटरप्रेन्योर या प्रोड्यूसर इस्तेमाल करे और उससे खातर ख्वाह आउटपुट में इजाफा ना हो, तो उनकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो सोसाइटी को भी पे करनी है और जो उसको खुद भी पे करनी है. तो दोज इनपुट्स दे कैन बी यूटिलाइज्ड at any other place in a better way. तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी डेवलप होता है. और यहीं से अगर हम देखें तो जो हमारे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट पे एक्सटर्नैलिटीज़ के एस्पेक्ट को भी हमें देखना होता है कि इन तमाम चीज़ों के साथ साथ वो चीज़ हमारी सोसाइटी को भी बेटर फॉर्म में सपोर्ट कर रही है या वहाँ पे नेगेटिव की सूरत हाल दे रही है. तो इसीलिए जब इलास्टिसिटी ऑफ स्केल है, ये हमारे रिसोर्स सेविंग को देखते हुए, हमारी एफिशिएंसी सेटअप को देखते हुए और हमारे वेलफेयर के एस्पेक्ट्स को देखते हुए इसकी स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. अब अगर हम इसको ग्राफ की शक्ल में देखें तो हमारे सामने यहाँ पे 3 किस्म के आइसोक्वांट्स शो किए गए हैं, और अगर इन तीनों आइसोक्वांट्स में देखें तो वहाँ पे वेरियस कम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स हैं जिनके दरमियान पॉसिबिलिटी है ऑफ स्विचिंग भी हो रही है. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो स्ट्रेट लाइंस फ्रॉम ओरिजिन से शो हो रही हैं, ये बेसिकली इन तीनों आइसोक्वांट्स के ऊपर के इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही हैं, और ये एक्चुअली उन कम्बिनेशंस को शो करती हैं जहाँ पे अगर हम इन तीनों को ज्वाइन करते हुए लाएं तो इट मीन इट शोज द कांस्टेंट रिटर्न्स along this OB line, and at the same time this shows the constant returns along this OA line. तो ये वो combinations हैं जहाँ पे जितना जितना उन inputs में increase किया गया, तो यहाँ पे ये वो particular point है कि उस point पे output में increase भी उतना ही हो रहा है.
और अगर इसी फॉर्म में हम देखें तो इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्रेस करते हुए हम ये कहते हैं कि दिस इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू, जो है अलोंग हमारे यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसी तरीके से पॉसिबिलिटी है कि ये कांस्टेंट की बजाय हमारे एक्चुअली जब भी होगी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये कांस्टेंट ना हो, या जितने इनपुट्स में स्केलिंग की गई है आउटपुट में प्रोपोर्शनेट चेंज उससे ज़्यादा हो या उससे कम हो। तो जिस तरह रिटर्न्स टू स्केल की 3 फॉर्म्स हमारे सामने आ रही हैं वो यहाँ से हमें क्लियरली एक्सप्लेन हो जाएंगी। अब इसी को अगर हम देखें कि अगर आउटपुट जितने स्केल से इनपुट को एनहांस किया अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा या बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास या इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आएंगे, या कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल आएंगे, या डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आएंगे। तो पॉसिबल है कि हमारे पास इन सारे फॉर्म्स में जो भी कम्बिनेशन हमारे पास शो हों, जब हम उनको एक्सप्लेन करें तो दिस विल एक्सप्लेन जो हमारे पास पहली है, तो दिस विल बी व्हेन वी कैन से देयर आर द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, के इनपुट्स को हम एनहांस कर रहे हैं और लेकिन उस इनपुट्स के एनहांस करने के जवाब में जो हमारा आउटपुट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखें तो इंक्रीज एक तो वर्टिकली शो हो रही है, लेकिन वर्टिकल शो होने के साथ साथ अगर हम देखें तो इसकी अगर हम स्लोप को देखेंगे तो ये स्लोप भी हमें ये शो कर रही होगी कि ये इंक्रीजिंग है। मीन अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो इसके कर्वेचर को भी हमें इंक्रीजिंग रेट के फॉर्म में शो कर रहा होगा। सेकेंड फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो मीन्स यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनेट चेंज देखेंगे तो ये जो इलास्टिसिटी को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये हमें शो करेगी कि देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, मीन्स चेंज इन द आउटपुट ड्यू टू change in the total scaling will be equal to the straight line or the same, so ये हमारा constant returns to scale होगा। अब इसी तरीके से अगर हम एक और ग्राफ देखते हैं तो ये हमें वैसे तो अपवर्ड ही नजर आ रहा है, लेकिन ये जो अपवर्ड लाइन है, लेकिन अपवर्ड डिक्रीजिंग मीन दैट इज इंक्रीज इन आउटपुट एट डिक्रीजिंग रेट, सो दिस विल बी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हमारे सामने होंगे जब यही वाली जो है ये हमारी लेस देन 1 इक्वेशन आ रही होगी। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ज़रूरी नहीं कि स्टार्ट से ऑनवर्ड आइदर सेम इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न रहे या कांस्टेंट रहे या डिक्रीजिंग। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो जो चेंज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है वो कहीं ना कहीं शेप या कर्वेचर अपना चेंज करे। तो ये पॉसिबल इस फॉर्म में है। देखें कि यहाँ पे दिस पार्ट पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है, उस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक दिस वाज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड आफ्टर दिस पॉइंट इट वाज डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। सो इनिशियली इंक्रीजिंग रेट है और उसके बाद ये डिक्रीजिंग है। और उसी तरीके से हम देखें तो एक हम और ड्रा कर सकते हैं जिसमें हो सकता है कि इनिशियली ये इंक्रीजिंग हो रहा हो और आफ्टरवर्ड ये फिर ये डिक्रीजिंग की शेप ले जाए, तो ये उस शेप की तरह की एक शेप और हो सकती है। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जिसमें हम कह सकते हैं कि दिस जो इलास्टिसिटी ऑफ स्केल है इट मे वेरी फ्रॉम वन ऑस्पेक्ट टू अदर ऑस्पेक्ट।